Today we are supposed to start with the topic sorting. I hope I have posted a program of your data frames जिसमें हम पाइवट टेबल का मैंने एक प्रोग्राम जो है वो कंबाइन मैंने पोस्ट किया था आपको एंड आई टोल्ड टू यू include that program in your portfolios or files, practical files. Fine. तो ये प्रोग्राम आपने अपने पोर्टफोलियोज में इंक्लूड करना है जो मैंने आपको पोस्ट किया था ग्रुप में. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉर्टिंग ऑफ वैल्यूज. वैसे तो आपकी बुक में जो सॉर्टिंग दी हुई है दैट इज कि एक एज यूजुअल जैसे हम एक डेटा फ्रेम जनरेट करते हैं और डेटा फ्रेम जनरेट करने के बाद हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं, बट मैं आपको यहाँ पर सॉर्टिंग करवा रही हूँ अलॉन्ग विद द CSV फाइल, क्योंकि लास्ट टाइम हमने CSV फाइल इंक्लूड करना सीखा था कि हाउ वी कैन इंक्लूड द CSV फाइल, ठीक है, एंड हाउ वी कैन जनरेट इट एंड हाउ वी कैन यूज इट. मतलब एक एक्सटर्नल फाइल है डेटा की, एक एक्सटर्नल टेबल है, उसको हम एज ए डेटा फ्रेम यूज कर रहे हैं. वी आर importing that data in a Python, in our Python program. So अब सॉर्टिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू, आई गेस यू नो वेरी वेल व्हाट डू मीन बाय सॉर्टिंग. ठीक है, पता ही है आपको क्या होती है. हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है, रोज को सेट करते हैं या कॉलम्स को सेट करते हैं. तो जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो सॉर्टिंग हमारी जो होती है वो दो तरह से होती है. एक होती है बाय इंडेक्स, मतलब हमारा जो डिफॉल्ट इंडेक्स है उसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, और एक होता है बाय कॉलम. इसमें हम क्या करेंगे, एक वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, और उस वैल्यू में बेसिकली वो एक कॉलम की वैल्यू होगी और उसके बेसिस पे ही हमारी सॉर्टिंग जो होगी वो होगी. जैसे आप MySQL में करते हो, जैसे आप एक्सेल में करते हो, ठीक है. सो ये जो बाय कॉलम और बाय वैल्यू है ये मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाती हूँ कि एक्सेल में हम जब सॉर्टिंग करते हैं बाय कॉलम और बाय रो तो वो कैसे होती है. मैंने जैसे यहाँ पर टेबल जनरेट किया था एम्प का. So I'm going to share my screen with you. अब ये देखो मैंने यहाँ पर एम्प का एक जो टेबल यहाँ पर जनरेट किया था. अगर मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग जनरेट करनी है, लेट्स सपोज आई वांट टू सॉर्ट इट अकॉर्डिंग टू नेम, तो मैं पहले नेम को सिलेक्ट करूंगी, नेम की वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगी, ठीक है. देन गो विद द सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन. यहाँ पर हम A to Z या Z to A के अकॉर्डिंग हम इसको सॉर्ट करेंगे. लेट्स सपोज A to Z, ठीक है. अब ये ध्यान दो कि आई हैव सिलेक्टेड द नेम कॉलम, और जो सॉर्टिंग होगी वो इसी कॉलम के बेसिस पे होगी. फाइन. तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेम के अकॉर्डिंग मेरी सॉर्टिंग हो गई. अगर मैंने ये सॉर्टिंग सैलरी के अकॉर्डिंग करनी है तो मैं सैलरी को सिलेक्ट करूंगी. देन आई विल गो विद द सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया. नेम के केस में उसने मुझे A to Z, Z to A बोला था, और यहाँ पर मुझे सैलरी केस में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अपने आप उसने कन्वर्ट कर दिया. दिस इज कॉल्ड द यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट. उसको पता है कि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है तो मैंने यहाँ पर अपनी क्वेरी चेंज कर देनी है, ठीक है. तो हम यहाँ पर इसको सॉर्ट करेंगे. अब देखो ये हमारा हो गया सॉर्ट सैलरी के अकॉर्डिंग. सारी रोज जो हैं इसके अकॉर्डिंग ही सॉर्ट हो रही हैं. जिस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया है उस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो रही है. गेटिंग माई पॉइंट. ये मैंने एक्सेल की एग्जांपल इसलिए दी थी क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेल में हमारे पास ये फंक्शन बहुत ही कॉमन होता है. वी आर यूज्ड टू फॉर्म दिस फंक्शन इन एक्सेल. फाइन. तो एक्सेल में जब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो जनरली क्या करते हैं, मतलब मेरे पास ना अक्सर जब व्हेन आई जनरेटेड डेटा इन फ्रंट ऑफ द अदर्स एंड जब मैं सॉर्टिंग परफॉर्म करती हूँ तो सारे मुझसे यही पूछते हैं कि इसको हम सॉर्ट करेंगे कि बाकी की वैल्यूज को क्या वो भी सॉर्ट हो जाएंगी. तो ऑब्वियसली वो भी सॉर्ट होंगी. यहाँ पर
एक वैल्यू के बेस पे उसकी पूरी रो सॉर्ट होती है, ठीक है। तो हमने सॉर्टिंग किसके बेसिस पे करनी है, हमने इट डिपेंड्स कि द वैल्यू आई एम गोइंग टू सिलेक्ट हियर, फाइन। तो ये तो फंडा था कि हम जब एक्सेल में सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आई एम कमिंग बैक टू माय व्हाइट बोर्ड हियर। हाँ जी, तो यहां पर मेरे पास दो तरह की सॉर्टिंग है, एक है बाय कॉलम और बाय वैल्यू, ठीक है, और एक होता है बाय इंडेक्स। अब पांडास में जब हम ये दो सॉर्टिंग के फंक्शंस ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर डील कर रहे हैं बाय वैल्यूज, दिस वन। इसका फंक्शन मैं पहले आपको करवाऊंगी कि हम इसके थ्रू कैसे करते हैं। बाकी इंडेक्स के अकॉर्डिंग व्हेन यू आर गोइंग टू सॉर्ट, तो ऑब्वियसली आपके पास वही दो चीजें आ जाती हैं। एक या तो आता है कि आप सॉर्ट करो बाय रोज, जिसमें आप क्या पास कर सकते हो, एक्सेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक सॉर्टिंग हो सकती है बाय कॉलम्स, ठीक है, जिसमें आप क्या पास कर सकते हो, एक्सेस इज इक्वल टू 1, फाइन। ये तो बाय डिफॉल्ट पांडास में हम यूज करते हैं कि एक्सेस इक्वल टू 0 और एक्सेस इक्वल टू 1, या तो वो रोज के अकॉर्डिंग होगी या तो वो कॉलम के अकॉर्डिंग होगी। सो वी प्रोवाइड द 0 एक्सेस टू रो एंड 1 एक्सेस टू कॉलम, फाइन। ये चीज याद रखना प्लीज। तो बेटा अगर मैं आपको कोई चीज बोलती हूँ कि ये चीज याद रखना, सो दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लेटर ऑल एग्जाम, और कहीं पर भी वाइवा आपने देना है या आपने प्रोग्राम यूज करना है, कुछ भी है, तो उस पॉइंट को ना कहीं पर लिख लिया करो। लिखने से क्या होता है, एक तो आपको पता चल जाता है कि ये काम मैंने उस दिन किया था, ठीक है, तो इसमें ये वाले पॉइंट से। और अगर आप नहीं लिखते हो तो हमारे जो ब्रेन होता है वो उसकी जो कैपेसिटी होती है किसी चीज को याद रखने की, इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता कि आपका सेशन एंड तक आपका साथ दे। हमारे दिमाग में रिलेटेड टर्म्स तो रह जाते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अक्सर हमारा माइंड स्किप कर देता है। To hold such kind of points in your memory, you need to write these important points in your some kind of notebook. एक नोटबुक लगाओ, स्पेशली कुछ ऐसी चीज लगाओ जिसको आप लॉन्ग लास्टिंग अपने साथ रख भी सको, fine. And later on when you need to recall the things, just have a glance on your notebook and you will remember all the things. So that is why I always recommend you to have a notebook in your hand so that you can note the important points. यहाँ पर मैं ये लिख लिख के क्यों बताती हूँ आपको हर चीज, क्योंकि आपको अगर मैं नहीं बोल रही तो एटलीस्ट लिखा हुआ देख के समझ आ जाए, आप कोरिलेट कर पाओ चीजों को साथ में, फाइन। अब ये एक्सेस इज इक्वल टू 0 और एक्सेस इक्वल टू 1 में आपको आगे भी कितनी बार करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज सोच सकते हो कि यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू 0 और एक्सेस इज इक्वल टू 1 कितने फंक्शंस में हम यूज कर चुके हैं। whenever we want to deal with the rows or columns we need this parameter। तो इसके लिए आपको इसका रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मूविंग अहेड, यहां पर हमने वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द सॉर्टिंग विद द कॉलम और वैल्यू। अब यहां पर हमारे पास फंक्शन है सॉर्ट वैल्यूज। सॉर्ट वैल्यूज नाम का फंक्शन है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 4 तरह के पैरामीटर्स पास होते हैं, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी those parameters. Now first of all you need to just go with the syntax sort values, all the things are in small letters, ठीक है। तो हम बेसिकली यहां पर यूज करेंगे डेटा फ्रेम डॉट, जिस डेटा फ्रेम को हमने सॉर्ट करना है उसका हम यहां पर रेफरेंस लेंगे, डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट। सो यहां पर हम लिख रहे हैं by the very first argument
कि किसके अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट करना है। जैसे मैं वहां पर पहले नेम सिलेक्ट कर रही थी, सैलरी सिलेक्ट कर रही थी, तो यू नीड टू मेंशन योर कॉलम हियर कि किसके अकॉर्डिंग आपने उसको सॉर्ट करना है। ठीक है, देन you need to mention the axis कि you need to sort it according to rows और column। ठीक है, नहीं मेंशन करोगे बाय डिफॉल्ट ये रोज ही पिक करेगा। then you need to go with the according to ascending order और descending order। अगर आप इसको ट्रू लिखते हो तो दैट मीन्स कि यू आर सॉर्टिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसको आप फॉल्स लिखते हो, ठीक है, जीरो लिखते हो इसको, दैट मीन्स कि इट विल मूव टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपने पहले भी क्वेश्चन पुट किया था कि हम यहाँ पर डिसेंडिंग पैरामीटर क्यों नहीं दे सकते, यहाँ पर असेंडिंग ही पैरामीटर देंगे और उसी की वैल्यू को हम 0 और 1 करेंगे। ठीक है, एंड इन केस ऑफ 1 वैल्यू और ट्रू वैल्यू इट विल गो इन द असेंडिंग ऑर्डर। अगर नहीं देंगे तब भी वो असेंडिंग ही पिक करेगा। ठीक है, और अगर हम इसको 0 देंगे देन इट विल गो विद द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, दैट विल नॉट गो फॉर बाय डिफॉल्ट। एंड द लास्ट इज इन प्लेस। कैन यू जस्ट टेल मी दिस इन प्लेस? थोड़ा सा गेस वर्क है आपका, अगर आपको पता हो कि हम ये इन प्लेस क्यों यूज करते हैं। नो मिनाल, दिस इज नॉट द आंसर। नो आइडिया, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ आपको। बेटा इन प्लेस का मतलब ये होता है, एक्चुअली आई वाज जस्ट लुकिंग चेकिंग योर माइंड, बट मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपको नहीं पता होगा, मैंने कभी बताया ही नहीं है। इन प्लेस का मतलब ये होता है कि एवरी टाइम व्हेन यू जनरेट अ डेटा फ्रेम विद सम चेंजेस, तो इट विल ऑलवेज जनरेट अ न्यू डेटा फ्रेम। गेटिंग माय पॉइंट? हर बार आप कुछ चेंज करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सॉर्ट का फंक्शन लगाया। ठीक है, तो जब उसने सॉर्ट का फंक्शन लगाया तो होता क्या है कि एवरी टाइम इट विल जनरेट अ न्यू डेटा फ्रेम। अगर आप चाहते हो कि आप ना का एक डेटा फ्रेम है, ठीक है, और उस पे आपने कुछ जो चेंजेस की हैं, ठीक है, उसका एक नया डेटा फ्रेम जनरेट हो, तो आप यहां पर इन प्लेस को क्या कर दो, ट्रू। फाइन, यहां पर आप इन प्लेस को क्या कर दो, ट्रू। एंड इफ यू डोंट वांट टू विश अ न्यू डेटा फ्रेम, सॉरी उल्टा बोल गई, एवरी टाइम जब वो आपका क्या करता है कि आपका एक नया मेमोरी लोकेशन तैयार कर देता है, जब यहाँ पर कुछ चेंजेस करता है, व्हेन द इन प्लेस इज फॉल्स देन इट विल जनरेट द न्यू मेमोरी लोकेशन, एंड व्हेन इट इज सेट टू ट्रू इट विल नॉट क्रिएट अ न्यू डेटा फ्रेम मेमोरी लोकेशन। ये अलग से उसको सेव नहीं करेगा अगर आप इसको ट्रू करते हो तो इन प्लेस को। ये जनरली हम आर्गुमेंट बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, आपके पिछले कुछ फंक्शंस में भी ये आर्गुमेंट था। ठीक है, जैसे हम इंडेक्सिंग सेट कर रहे हैं या हम कुछ मतलब चेंज की फॉर्म में पाइवटिंग कर रहे हैं, पाइवट टेबल कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये इन प्लेस जैसा आर्गुमेंट होता है, बट मैंने अभी तक आपको करवाया नहीं था। बट नाउ इट्स टाइम कि आई नीड टू डिस्कस दिस आर्गुमेंट विद यू कि इन प्लेस का मतलब यही होता है कि इट इज बाय डिफॉल्ट सेट टू फॉल्स कि एवरी टाइम इट जनरेट्स द डेटा फ्रेम विद चेंजेस। ठीक है, ये मेमोरी उसको अलग से एलोकेट कर देता है। ठीक है, जो भी हम चेंज डेटाबेस यहाँ पर जनरेट डेटा फ्रेम यहाँ पर जनरेट करते हैं, अगर हम इसको फॉल्स जनरेट करेंगे तब ये नहीं करेगा। अगर सॉरी मैं फिर उल्टा बोल गई, अगर हम इसको ट्रू करेंगे तब ये नहीं करेगा। रिमेंबर, इन केस ऑफ फॉल्स इट विल जनरेट न्यू डेटा फ्रेम, इन केस ऑफ ट्रू इट विल नॉट क्रिएट न्यू डेटा फ्रेम। अब मैं गलत नहीं बोलूंगी, ये मैंने सही बोला बिल्कुल। इन केस ऑफ फॉल्स, क्योंकि ना उल्टा थोड़ा केस है इसलिए थोड़ा सा मुझे भी हो रहा है। इन केस ऑफ फॉल्स इट विल जनरेट अ न्यू डेटा फ्रेम, इन केस ऑफ ट्रू इट विल नॉट जनरेट अ न्यू डेटा फ्रेम। गॉट इट? समझ आ गया ये? Yes, ma'am. अब भूलेगा तो नहीं?
No. अब आई हैव जस्ट जनरेटेड अ प्रोग्राम फॉर यू. आई होप यू जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट आपके साथ सारे डिस्कस इसलिए पहले किए हैं ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओ. सो लुक एट दिस प्रोग्राम. यहाँ पर मर्जी है आपकी कि आपने खुद का एक डिक्शनरी वैल्यूज लेके डेटा फ्रेम जनरेट करना है. ठीक है. मैंने तो यहाँ पर जो मैंने CSV फाइल इंपोर्ट की थी मैंने वही यहाँ पर यूज कर ली. ठीक है. एंड आई एम जस्ट एनलार्जिंग द टेक्स्ट. तो मैंने तो यहाँ पर डेटा फाइल जो मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने वहीं पर वही यूज कर ली और मैंने उसी को सॉर्ट की है यहाँ पे, क्योंकि बेटा हमने आगे जाके तो ऑब्वियसली डेटाबेसेस के साथ ही डील करना है, तो वी नीड टू नो कि डेटाबेस के साथ हम इन चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करें. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इसकी जगह पर आप एक यहाँ का एक लोकल डेटाबेस क्रिएट डेटा फ्रेम जनरेट करके उसके ऊपर सॉर्टिंग वैल्यू का आप फंक्शन लगा सकते हो. बट मैंने यहाँ पर CSV यूज की है और उसके ऊपर मैंने ये सॉर्ट वैल्यूज का फंक्शन जो है वो मैंने लगाया है. एंड आई एम गिविंग यू 5 minutes, full 5 minutes to write this program because this program is not in your book. Fine. ये मैंने कंबाइन करके प्रोग्राम जनरेट किया है खुद से, तो आप प्लीज इसको लिख लो. आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ पूरे. कृपा करके इसको लिख लो क्योंकि आपकी बुक में प्रोग्राम नहीं है. मैम पूरा आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हो? आउटपुट डिस्प्ले ये लो बेटा. ये बेसिकली ना आउटपुट डिस्प्ले मैंने सिर्फ आपको सॉर्टिंग का ही दिखाया था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है. दिस इज सिंपली कि वो रिट्रीव करके डेटा फ्रेम जनरेट कर रहा है. ठीक है. एंड ये उसमें वो क्या कर रहा है, उसमें पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग मतलब इट विल जनरेट द पाइवट टेबल बाय अप्लाइंग द एग्रीगेट फंक्शन. और ये है आपका सॉर्टेड कंटेंट जो है वो जो हमने सॉर्ट वैल्यूज का यहाँ पर लगाया है. ठीक है. तो आपका कंसर्न सिर्फ इस सॉर्टिंग वैल्यू से है कि जितना मैंने यहाँ पर सॉर्टिंग का टेबल यहाँ पर लगाया है. URL एड्रेस परविंदर, कौन से URL एड्रेस की बात कर रहे हो आप? मतलब वेयर यू नीड टू पुट दिस URL एड्रेस, कहाँ पे लिखना चाहते हो आप? ओके. CSV पाथ बेटा मैं आपको बताती हूँ. आप ना किसी फाइल के ऊपर जब आप राइट क्लिक करते हो ना तो उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ. तो जब उसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वो उसका पूरा पाथ दिखाएगा कि वो फाइल आपके कहाँ से कैसे लोकेट करती है. मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया उसको. इतना पाथ जो है उसमें से इतना पाथ जो है वो आपका उस प्रॉपर्टीज में मिल जाता है, मतलब टिल द सब डायरेक्टरी कि उसके सब डायरेक्टरी में मैं पड़ा हुआ है. इतना पाथ जो है आगे मतलब इंक्लूड्स अ फाइल नेम. ये मैंने खुद लिखा है क्योंकि मुझे फाइल का नेम पता है, तो ऑब्वियसली उस डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल है जिसको मैंने एक्सेस करना है. ठीक है. तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का इतना पाथ तो वो आपको प्रॉपर्टीज में जाके मिल जाएगा. फाइन. और कुछ? So look here, if I just put the ascending, अगर मैंने यहाँ पर 0 सेट कर दी तो that means कि it should go with the descending order. पिछले में ये असेंडिंग ऑर्डर में था और यहाँ पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. एनी क्वेरी?
एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें अब तक हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कॉलम के अकॉर्डिंग उसको सॉर्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम इज व्हाट कि दैट द सॉर्टिंग अकॉर्डिंग टू मोर देन वन कॉलम्स. टू कॉलम्स देके उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है. ये प्रोग्राम मैं आपको सेंड करूंगी एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. फाइन. सो लेट्स मूव अहेड कि यहाँ पर हम सॉर्टिंग जो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडेक्स. तो मेरा यहाँ पर फंक्शन क्या चलेगा, df डॉट सॉर्ट इंडेक्स, और इसके ये पैरामीटर्स जो हैं सारे ये एज इट इज हैं सेम जो हमारे ऊपर हैं. बाय इज इक्वल टू नन, एक्सेस is equal to 0 by default, then ascending true, in place is equal to false. So this is a sort function by index. ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हम उसको सॉर्ट कर देते हैं बाय इंडेक्स. ठीक है. तो जो मतलब उसका बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको सॉर्ट करता है. सो मूविंग बैक टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग. इट्स सॉर्ट अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स. जो यहाँ पर इंडेक्स जनरेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. बाकी अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम को इंडेक्स बनाना है तो बाय में आपने वो कॉलम का नेम स्पेसिफाई कर देना जिसके बेसिस पे वो उसको मतलब सॉर्ट करेगा. एंड अगेन यू कैन गिव द असेंडिंग और डिसेंडिंग पैरामीटर हियर. ठीक है, एज पर योर विश. फाइन. अब दिस इज अबाउट द सॉर्टिंग इन data frame. When you are generating the data frame, whether you are just taking that data frame from any outside file or you are generating inside the program that data frame, you can do sorting like this. ठीक है. Two functions are there, sort index and sort values. Fine. अब next हमारे पास जो है that is कि अब हमारे पास एक डेटा है, डेटा फ्रेम है, and I need to generate the histogram. अब मैं ये सारा प्रोग्राम यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, बहुत ज्यादा खिलारा पड़ जाएगा यहाँ पे. ठीक है. तो हिस्टोग्राम मैंने जनरेट करना है. मैंने डेटा फ्रेम जनरेट कर लिया. डेटा फ्रेम जनरेट करने के बाद हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम फंक्शन यूज करना है. और हिस्टोग्राम को यूज करने के लिए यू हैव टू यूज द हिस्ट फंक्शन. ये मैंने आपको जब मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे तब भी मैंने ये हिस्ट फंक्शन जो है वो मैंने डिस्कस किया था आपसे कि विद द हेल्प ऑफ हिस्ट फंक्शन यू कैन क्रिएट द हिस्टोग्राम. फाइन. सो यहाँ पर हम हिस्टोग्राम यूज कर रहे हैं, हिस्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं. मतलब हमने एक एक्चुअल में हिस्टोग्राम जनरेट कैसे करना है, क्योंकि हिस्टोग्राम एक प्लॉट, एक डायग्राम होता है जिसके बेसिस पे हम उसको कंसिडर करते हैं. तो डेटा फ्रेम में से आप एक पाइवट टेबल जनरेट कर सकते हो जिसके बेसिस पे यू कैन गो विद द हिस्टोग्राम. ठीक है. आप हिस्ट फंक्शन यूज करके उसको आप यूज कर सकते हो. Choice is yours. Obviously, if you are using this, then you have to include the matplotlib also, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर matplotlib भी यूज कर रहे हैं. तो matplotlib हिस्ट बार ग्राफ को यूज कर रहे हैं तो नेचुरली हमें यहाँ पर matplotlib की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो जब हम इसको हिस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं plt डॉट
शो। अब मॉड्यूल नॉट फाउंड क्या हो गया, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिया मैंने। ओके, स्पेलिंग ही रॉन्ग लिखे हैं, देख लिया करो भाई यहाँ पे। सो कैन यू जस्ट इमेजिन कि इसने मेरे सारे कॉलम्स जो हैं, चाहे वो एज का है, चाहे वो ईआईडी का है, चाहे वो ई सैलरी का है, ये उसने सारे कॉलम के हिस्टोग्राम्स मेरे आगे जनरेट करके रख दिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एज में यहाँ पर एज आई है, ईआईडी में यहाँ पर ईआईडी आया है, एंड सैलरी में यहाँ पर उसने सैलरी जनरेट की है। ऐसे उन्हें उसने एक्स एक्सिस वैल्यू, वाई एक्सिस वैल्यू उसने जनरेट की है। बट अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो हमें स्पेसिफिक चाहिए, देन यू नीड टू गो विद द पाइवट। तब आपको यहाँ पर पाइवट टेबल इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, पाइवट टेबल फर्स्ट जनरेट करो डेटा फ्रेम में से जो आपको चाहिए, देन उसके बेसिस पे आप हिस्टोग्राम को क्रिएट करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ हिस्ट फंक्शन यूज करना बताया कि हिस्ट फंक्शन हम कैसे यूज कर रहे हैं। जब भी आप पाइवट टेबल यूज करोगे तो उसके साथ आप हिस्ट फंक्शन को डॉट लगा के मेंशन कर देना, आपका हिस्टोग्राम का फंक्शन वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। आई विल पोस्ट दिस प्रोग्राम विद पाइवट टेबल इन द ग्रुप। ठीक है, दो प्रोग्राम्स हो गए आपके यहाँ पर, एक तो मल्टीपल कॉलम्स के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग, और एक ये यहाँ पर पाइवट टेबल के को यूज करके हिस्टोग्राम फंक्शन अप्लाई करना। फाइन, तो दैट्स इट फॉर टुडे।